तो आज इस क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है, वो देख लेते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स, हम पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ उतना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमको फिजिक्स के लिए ज़रूरी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम समझेंगे, फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन, लॉगरिदम, अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और वेक्टर्स। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। तो बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक मीटिंग बदल लेता हूँ मैं। तो नंबर सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लैक हो गई। एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये जो फर्स्ट डिवीजन हमने किया हुआ है वो किस बेसिस पे किया हुआ है? देखो, क्या करो, तुम अपने पेज के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, बीच में कहीं पर तुम उसको 0 मार्क कर दो, फिर इक्वी डिस्टेंस कुछ मार्क्स बनाओ, बराबर डिस्टेंस पर कुछ मार्क्स बनाओ। ये मैंने बना लिए। इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3, इसको 4, ऐसे हम आगे कहीं तक भी जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर कुछ कैलिब्रेटेड मार्क्स, इक्वी डिस्टेंस कैलिब्रेटेड मार्क्स, इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। अब ऐसे नंबर जिनको मैं इस नंबर लाइन पे बता पाऊँ तो उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। जैसे 1 मैं नंबर लाइन पे बता पा रहा हूँ ना, 2 नंबर लाइन पे बता पा रहा हूँ, तो ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो इन सबको रियल नंबर बोलेंगे। तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए। तो रियल नंबर की डेफिनेशन सिंपली क्या हो गई? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ओके, अब ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा पाएंगे उनको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। अब कुछ इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल बताता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो गया, है ना। तो ऐसे जिस भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा वो सारे इमेजिनरी नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का, जैसे मैं मान लूँ भाई -√1 = x है, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है माइनस पावर हाफ, तो ये पावर हाफ है। तो मैंने कहा दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्योंकि दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में तुम सेम चेंज लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्या होता है, जब पावर्स होती है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 = x²। तो मतलब x कोई नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा? 4। अगर मैं -2 का भी स्क्वायर करूंगा तो भी आएगा 4। तो मतलब नेगेटिव नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जो रियल नंबर होंगे उनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब x एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा पाएंगे। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी हमको मिलेगा नहीं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए वो इमेजिनरी। तो पहला डिवीजन हमने कैसे कर लिया नंबर्स का? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे बता पाए तो वो तो हो जाएंगे रियल, और ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे बता नहीं पाए वो हो जाएंगे इमेजिनरी नंबर, है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब फिर रियल नंबर को भी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया? भाई देखो, मैं तुम्हें कुछ एक नंबर का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मैं 5/1 करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 5.0 लगा सकते हैं। या मैं 2/5 करूँ तो ये आएगा 0.4। देखो, अब ये डिवीजन इसके आगे चला नहीं ना, रुक गया, है ना। अब एक एग्जांपल और लो। अब जैसे मैं 10/3 करूं तो मैं 10 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम्स जाएगा 9, फिर बचेगा 1। फिर मैं एक डेसिमल लगा करके यहाँ 0 ले आऊंगा, फिर 3 से डिवाइड दूंगा, फिर बचेगा 1। तो ये तो इन्फिनिटी तक चलता जा सकता है ना, रुकेगा ही नहीं।
तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो जैसे इनका टर्मिनेट हो गया ना, रुक गया, तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उनको बोलो रैशनल। और इन नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे ना ये 3.33 को 10/3 लिख सकते हैं, 0.4 को 2/5 लिख सकते हैं। तो इन नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिफाइन नहीं है। तो इरेशनल कैसे नंबर होंगे? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं √2 देखूं, √2 होता 1.414, ऐसे बदलता जाएगा और रिपीट नहीं होगा कभी भी। तो जो नंबर नॉन जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो इरेशनल है। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। ओके, तो ये टोटल मिलाकर के नंबर सिस्टम की कहानी है। एक बार में पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर है हमारे पास एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप के नंबर को हम बोलेंगे रियल नंबर्स, और एक टाइप के नंबर को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ये डिवीजन इस बेसिस पे किया हुआ है कि रियल नंबर को हम नंबर सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है कोई भी माइनस का नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, वो इसका एग्जांपल है। रियल नंबर को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक जिसको हम बोलते हैं रैशनल, और एक जिनको हम बोलते हैं इर्रेशनल। ये डिवीजन इस बेसिस पे किया हुआ है, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, बट तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो वो ये और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम बता सकते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर वो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ना। तो जैसे इसका इरेशनल नंबर का एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ई हो गया। ई क्या है मैं भी अब बताऊंगा तुम्हें आगे। ई एक कांस्टेंट है, इरेशनल कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई हो गया, यानी 22/7। तो ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने नंबर सिस्टम तो समझ लिया है ना। नंबर सिस्टम समझा दिया मैंने तुम्हें, रियल और इमेजिनरी में डिवाइड करते हैं, फिर रियल को हमने रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अब एक्चुअली नंबर सिस्टम जब बना था तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो वन से स्टार्ट होते हैं ना, वन हो गया, टू हो गया, यानी काउंटिंग जो सिंपली होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर इसमें अगर तुम जीरो लगा दो आगे, तो यानी अब शुरुआत में क्या है, जैसे अगर मेरे पास है 1 2 3 4 5, तो इनको तो मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर। अब अगर इसके आगे मैं जीरो लगा देता हूं, तो अब इस नंबर के सेट को, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, अब इस नंबर के सेट को मैं बोलूंगा होल नंबर्स, यानी जीरो और इंक्लूड कर दो तो होल नंबर बन जाता है। अब अगर इसमें तुम नेगेटिव भी डाल दो, नेगेटिव नंबर भी, नेगेटिव इंटीजर्स भी डाल दो, तो अब इस पूरे सेट को, नेगेटिव के साथ इस पूरे सेट को हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम ऐसे नंबर डाल दें पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, या बीच में डेसिमल्स वाले भी, जैसे मैंने 1.5 भी डाल दूं, है ना, तो
अब हम इस पूरे नंबर को अगर मैं इसमें ये भी इंक्लूड कर देता हूँ, रैशनल और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर √2 भी इंक्लूड कर दूँ, तो अब इस नंबर के सेट को बोलेंगे रियल नंबर। और अगर इसमें मैं इमेजिनरी नंबर भी मिला दूँ, तो अब पूरा बन जाएगा तुम्हारे पास, ये इमेजिनरी भी अगर हम मिला दें, तो अब पूरा बन जाएगा हमारे पास नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम ऐसे इवॉल्व हुआ ना, तो पहले नेचुरल नंबर आए, जो काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का सेट है ना पूरा, इनको नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ 1 2 3 4 5। फिर होल नंबर, उसमें जीरो और इंक्लूड कर दो, तो ये होल नंबर के सेट में जीरो और आ जाएगा। फिर अगर उसमें हम नेगेटिव भी और डाल दें, तो अब हम बोलेंगे उसको इंटीजर और जेड से डिनोट करेंगे। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को एन से, और इंटीजर को जेड से। फिर अगर हम इसमें, ये इंटीजर्स का सेट हो गया 0 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5। फिर रैशनल नंबर मैंने बताया तुमको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको रिप्रेजेंट कर पाए, या जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, ठीक है, तो वो हो जाते हैं रैशनल नंबर, क्यू से डिनोट करते हैं। और ये हो गया रैशनल नंबर का सेट है ना, इसमें डेसिमल वाले या पी अपॉन क्यू वाले टाइप आ गए। फिर इररेशनल नंबर, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, तो ये इररेशनल नंबर हो गए तुम्हारे पास। इररेशनल नंबर भी ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये कुछ इररेशनल नंबर के एग्जांपल है, जैसे √2 जो है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 1.414213। देखो, न तो रुक रहा है, न रिपीट हो रहा है, बदलते जा रहे नंबर। ऐसे पाई का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 3.14159 और रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। ऐसे ई एक इम्पॉर्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट है, वो भी बताऊंगा मैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.71828 इस तरह से इन्फिनिटी तक चलती जाती है। यानी ई जो है इट इज इरेशनल कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों, भी बताता हूँ। इट इज इरेशनल कांस्टेंट, ये नेचुरल कांस्टेंट नंबर है। नेचर इस नंबर का यूज करता है, कैसे करता हूँ अभी बताता हूँ। तो ई की वैल्यू 2 से तो बड़ी होती है, लेकिन 3 से छोटी होती है ना, क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो 2.718 इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये नेचर में इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है उसको समझते हैं। जैसे मान लो आज कोई फ्लावर है, तुम कोई फ्लावर को देखो आज, ये मान लो कोई फ्लावर है। अब इसकी कोई एक रेडियस ले लो तुम, या इसके सेंटर से लेकर एक इस पेटल तक की एक रेडियस ले लो, ठीक है। आज के दिन इसकी रेडियस का नाम हम R0 रख देते हैं ना, ये आज की प्रेजेंट डेट की रेडियस है इसकी। अब नेक्स्ट डे इसकी रेडियस अगर ये ग्रो कर रहा है तो बढ़ेगी, और डीके कर रहा है तो घटेगी। तो अभी मान लो ग्रो कर रहा है फ्लावर, अगले दिन इसकी रेडियस बढ़ के R हो जाती है। अब ये जो R होगी ना, ये R0 इंटू ई की कोई पावर होगी, मान लो 0.2 ले लेता हूँ। तो नेचर में कोई भी चीज ग्रो कर रही हो, चाहे हमारे बॉडी ग्रो कर रही हो, या नेचर के अंदर फ्लावर ग्रो कर रहा हो, या कोई भी चीज ग्रो कर रही हो या डीके कर रही हो, अब जब ये फूल मरने लगेगा तो इसकी रेडियस धीरे धीरे कम होगी। तब इसकी, जब ये डीके करेगा, ये तो ग्रोथ के लिए फॉर्मूला हो गया, ग्रोथ बढ़ रही है रेडियस, है ना। और अगर ये मरने लगेगा तब डीके होगी, तो मान लो डीके हो रही है 0.06 से हो रही है, तो ये मान लो उसकी रेडियस डीके होने के साथ है। तो नेचर में कोई भी चीज हो, अगर वो ग्रो कर रही है या डीके हो रही है, वो ई की कोई ना कोई पावर के साथ उसका रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुम एक कप में चाय रख दो और ये अभी गर्म है, इसका अभी का मैंने टेम्परेचर नापा है थीटा नॉट। कब? अभी मैंने T = 0 टाइम लिया।
अब मैंने मान लो t इक्वल टू कोई t टाइम या 10 सेकंड ले लिए, उस वक्त इसका टेम्परेचर जो थीटा होगा वो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट ई की पावर माइनस कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी टाइम पर बेस कांस्टेंट मान लेते हैं हम, है ना। इनके साथ टाइम भी आएगा क्योंकि टाइम के साथ वेरी करेगा, तो मान लेते हैं लेमडा की पावर टी। तो इसका जो टेम्परेचर कम होगा वो ई की किसी ना किसी पावर के साथ रिलेटेड होगा। ई एक कांस्टेंट नंबर है। तो नेचर में किसी चीज का गर्म होना, ठंडा होना, तो नेचर के साथ नेचर लीनियरली नहीं चेंज दिखाता, नेचर इसको एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं। तो नेचर के अंदर कोई भी ग्रो या डीके या गर्म होना या ठंडा होगा वो सारा ई से कंट्रोल होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ना या घटना ये सब ई से कंट्रोल होता है। तो ई एक इम्पॉर्टेंट नंबर है नेचर का, है ना, और इसकी वैल्यू ये है, और ये एक इरेशनल नंबर है। तो और यहाँ मैंने बता रखा है ई के बारे में ग्रो होती है तो वो भी ई से कंट्रोल होती है, डी के होता है तो वो भी ई से कंट्रोल होता है। रियल नंबर के सेट में हमने देख लिया रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। तो ये कुल मिलाकर के बात होगी। इमेजिनरी नंबर मैंने बता दिया, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर, जैसे हमने ये √-1 को एक नाम दे रखा है और आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अभी अपने कोई खास काम का नहीं है, हमको तो खाली समझना है इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो ये हो गया नंबर सिस्टम की कहानी। तो बस एक बार अपन इसको ब्रीफ कर लेते हैं। नंबर सिस्टम को हमने दो कैटेगरी दे रखी है, रियल और इमेजिनरी नंबर्स। रियल वो जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाएँ, इमेजिनरी वो जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रियल नंबर को भी हमने फिर रैशनल और इरेशनल में ब्रेक किया हुआ है। रैशनल वो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट हो रहा हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, और इरेशनल वो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो अभी चेक कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट हो तो पूछो, ये हैंड रेस करो, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक आज हमने पढ़ा, नंबर सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया। अभी अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, अलजेब्रा पर। अलजेब्रा वैसे तो बहुत बड़ा है, हम लोग 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक अलजेब्रा पढ़ते हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अलजेब्रा के कुछ हमको आइडेंटिटीज चाहिए खाली इम्पोर्टेंट। जैसे एक होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो जैसे फर्स्ट का हमको यूज करना हो, जैसे मेरे पास हो 3+a का या 3+2 का, 3+a का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो पहले a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, फिर +2 × a × b, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 9 + a स्क्वायर + 6a, ठीक है, इस तरह से। और तुम लोग एक बार ट्राई करो 3 - b का होल स्क्वायर क्या होगा, और मुझको भी करके बताओ। और ऐसे ही तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर -2 × a × b, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 9 + b स्क्वायर - 6b, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास हो 3 - a और 3 + a, तो a का स्क्वायर मतलब 9 और b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे तुम एक ट्राई करो 4 + b और 4 - b क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर, तो जो कि b है ऑलरेडी, b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले हमको याद रखना है, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a - b × a + b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो हम नेक्स्ट पर आते हैं। ये तो हो गया अलजेब्रा। यहाँ कुछ सॉल्व करने हैं। चलो ये इलिस्ट्रेशन तुम एक बार इनके आंसर लिखो, इसके भी और इसके भी। ये तुम ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो हमको एक्सपेंशन क्या करना था, ये था पहले नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस साइन दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस साइन 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। इसको हमको करना है तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर फिर -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x⁴ प्लस वाई स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ तक क्लियर है? तो उसके बाद ट्राई योर सेल्फ करना। देखो हमने क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a। ओके, और यहाँ पे भी हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा a⁻6, क्योंकि पावर सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है 3 टाइम्स 2 प्लस सी स्क्वायर -2 इंटू a³ इंटू सी। कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करेंगे। क्यूबिक आइडेंटिटी हालांकि हमारे इतने काम में नहीं आती कई बार, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस ab², है ना। तो तुम्हें देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आएगा, जैसे ये b नेगेटिव का है, इसका क्यूब करोगे तो नेगेटिव बनता है, इसको सिंगल यूज करोगे तो नेगेटिव बनता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा। तो ऐसे ध्यान रख लेना। तो दो जगह पे तुमको नेगेटिव साइन मिलेगा, b³ पर और एक b जहाँ पर है सिंपल। और एक और आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी प्लस a² प्लस b² माइनस ab। और a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, है ना। तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में तो टोटल मिला करके देखो हमको क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो हमें बेसिकली ये तीन फॉर्मूले अलजेब्रा से ध्यान रखने के हैं, जो कि तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। एक इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में हो, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x की दो वैल्यू मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं, और x का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये तो ये x के दो वैल्यूज कौन कौन सी, x एक बार यहाँ पे प्लस साइन सेलेक्ट करेंगे और एक बार नेगेटिव। तो एक बार x की वैल्यू होगी -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार x की वैल्यू होगी -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों वैल्यू को हम x के रूट्स बोलते हैं ना। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये दो वैल्यू है। तो अगर तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो रूट ऑफ सम है, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक x की वैल्यू ये हो जाएगी और एक x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, है ना, इन रूट्स को हम इसको अल्फा भी बोल सकते हैं और इसको बीटा भी बोल सकते हैं। तो अगर तुम अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो -b अपॉन a के बराबर हो जाएगा, और अगर प्रोडक्ट करोगे
तो सी अपॉन ए के बराबर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो तुमको दूं एक इक्वेशन, ए 2x² माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है 10। अब मान लो इसके दो सॉल्यूशन निकले अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो -6/2 मतलब 3, एक इसका सॉल्यूशन कितना, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस इन दोनों के सम की 3 हो गई, और इनके प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो 10/2 मतलब 5। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसके दोनों के सॉल्यूशन चाहिए, तो दो तरीके से मैं तुम्हें इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक तो फॉर्मूले से, जो हमारे पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर तुम अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -6। तो हम जब इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है -6 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 6 टाइम्स 4 इक्वल टू 24 हो गया अपॉन 2। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 अपॉन 2। तो अब एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे और एक बार प्लस साइन लेंगे। तो एक बार अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो 5/2, तो 5 में से 1 गया। अगर दो नंबर जिनके साइन डिफरेंट है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन वही आता जो बड़े नंबर का हो। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और बड़ा नंबर का साइन ही प्लस है तो ये हो जाएगा 4/2, तो 2 आ गया। अब अगर नेगेटिव साइन लूँ तो तुम देखो, अगर कोई भी दो नंबर उनके बीच में अगर सेम साइन है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो 5 + 1 6, और दोनों में जो भी साइन होता है वही आ जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -3 के बराबर। ठीक है, तो ये जो है इनको हम इसके रूट्स बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के जो रूट है वो हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया इसका सॉल्यूशन 2 और एक इसका सॉल्यूशन आ गया -3। अब देखो अगर मैं इनके रूट का सम करूं तो 2 - 3 -1, देखो ये -b/1 के बराबर है या नहीं, -b/1। देखो क्योंकि b तुम्हारे पास 1 था और a भी तुम्हारे पास 1 था तो उसके बराबर है। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो 2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा -6। तो ये देखो c/a के बराबर है, क्योंकि c तुम्हारे पास क्या है -6 और a क्या है 1। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एक तरीके से निकाले। एक तरीका मैं तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, फिर मैं इसको सॉल्व करने का तुम्हें दूसरा तरीका भी बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का एक मिड टर्म स्प्लिट वाला भी मेथड होता है ना। तो हमारे पास है x² + x - 6। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन था x² + x - 6 इक्वल टू 0, है ना। इसमें ये जो मिड टर्म है x, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लाएंगे इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो -6x² है ना, -6 इंटू x² करोगे तो ये आएगा। तो तुमको x को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिनका एडिशन करने पर तो यही नंबर बने, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर ये नंबर बने। तो अगर मैं 6 को देखूं तो 6 इंटू 1 से -6 इंटू, खाली अभी इस नंबर की बात करेंगे ना, -6 इंटू 1 से -6 बनता है, और -3 इंटू 2 से -6 बनता है, और -6 और 1 को जोड़ूंगा तो -5 बनेगा। ये तो -5 नहीं है, +1 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ लगा देते हैं। तो मतलब वो दो नंबर, अगर मैं 3 और -2 को ऐड करूं तो 1 बन जाएगा, मतलब x बन जाएगा। यानी मेरे पास एक होता है 3x और एक होता है -2x। तो इन दोनों को ऐड करता तो x बन जाता,
इन दोनों का प्रोडक्ट करता तो -6x² बन जाता, तो मतलब वो दो टर्म हमारे पास ये दोनों होंगी। ओके, तो मैं इस x की जगह पर लिख दूंगा ये x² + 3x - 2x - 6 = 0। ओके, अब इन दो टर्म में से कोई कॉमन निकाल लेता हूँ, इस दो टर्म में से कॉमन निकाल लेता हूँ। इन दोनों टर्म में मुझे x ही कॉमन दिख रहा है। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो x² को x से डिवाइड करोगे तो सिर्फ x बचेगा, 3x को x से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा। इन दोनों में -2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ x बचेगा। इसको मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा 3। अब ये दो टर्म में से मुझको x + 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं x + 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो इसमें से को अगर इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो -2। तो देखो तुम्हारे पास या तो x + 3 = 0 है, या फिर x - 2 = 0 है। या तो x = -3 है, या x = 2 है। तो ये वो दो हमारे पास रूट्स आ गए, अल्फा = 2 और बीटा = -3। इनको इसके सॉल्यूशंस बोलते हैं ना। यहाँ भी अपने पास इसी मेथड से ये दोनों ही आए थे हमारे पास, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। तो मिड टर्म स्प्लिट में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, किसी भी मेथड से जो तुम्हें अच्छी लगती है उस मेथड से ट्राई करो। x² - 3x - 4 के रूट्स फाइंड आउट करो, और फिर ये भी चेक करना कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है या नहीं, और अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है या नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x² - 3x - 4 = 0। तो हमारे पास है x² - 3x - 4 = 0। एक मिनट, यही का आंसर है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, मतलब ax² + bx + c = 0 से, तो मुझे a की जगह यहाँ नज़र आ रहा है 1, b के प्लेस पर मुझे नज़र आ रहा है -3, और c के प्लेस पर मुझे नज़र आ रहा है -4। तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास रूट निकालने के लिए फॉर्मूला है x² - -b + -b² - 4ac/2a। ओके, तो -b मतलब -3 +- -√b² - 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 +- -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस और माइनस साइन हो जाएंगे +16/2। तो x² x = 3 + -9 + 16 हो जाएगा 25/2। ये हो जाएगा 3 ± 5/2। अब x की वैल्यू या तो 3 + 5/2 है, या x = 3 - 5/2। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। सेटिस्फाइड का मतलब अगर इसमें x की जगह ये डाला जाएगा तो 0 बन जाएगा, या ये वैल्यू डालेंगे तो भी 0 बन जाएगी। तो x² x = 8/2 मतलब 4, या x = 3 और -5, ये प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन अपोजिट है तो, और साइन बड़े नंबर का आता है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो -2/2 हो जाएगा -1। तो तुम्हारे पास एक रूट आ जाएगा -1 और दूसरा रूट आ जाएगा 4। ओके, अब इनका अगर हम सम और प्रोडक्ट करके देखें, अल्फा प्लस बीटा है ना, तुम पहले चेक कर लो कि -b/a क्या आता है। -b/a आता है तुम्हारे पास -3/1 मतलब 3, और c/a तुम्हारे पास आता है -4/1 = -4। तो देखते हैं क्या सम जो है वो -b/a के बराबर है, और प्रोडक्ट जो है वो c/a के बराबर है या नहीं।
अल्फा प्लस बीटा -1 + 4 करोगे तो -3 आएगा, करेक्ट। 3 आएगा, +3 आएगा, ओके, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है ना, तो ये बात सही है। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे -1 × 4 तो -4, ये भी C/A के बराबर है, तो वेरीफाई हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, चेक करो, कोई दिक्कत है क्या? अब आता है नेक्स्ट अलजेब्रा में, अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट्स और पावर, ठीक है। अब जैसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है, देखो ये जो होता है ए, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये m जो है वो है इसकी पावर, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, नंबर 1 रूल। डिवीजन में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। नंबर 3, इस केस में ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नंबर 4, a इंटू बी की होल पावर हो n, तो दोनों की पावर n डिस्ट्रीब्यूट हो, n जो है वो दोनों नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम रूल डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं फर्स्ट केस का, जैसे 3 × 2 × 3 ⁻⁻6 हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 - 6। अब तुम भी जब भी पाओ कि दो नंबर के साइन अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 6 में से 2 गया तो 4, और साइन बड़े नंबर का आता है तो -4। ये फर्स्ट का एग्जांपल हो गया कि अगर बेस सेम है तो तुम्हें पावर्स ऐड करनी है। अब अगर बेस सेम है तो पावर तुम्हें सब्ट्रैक्ट, और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे तो 6 - 2 तो 3 ⁻², 4। अब अगर जैसे 3 ⁻² हो और होल ⁻⁴ हो तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस केस में। तो ये आ गया इसका एग्जांपल। अब जैसे एक एग्जांपल है, मान लो 2 × 3⁻³ है, तो 2 की भी पावर 3 होगी, डॉट 3 की भी पावर 3 होगी, तो 8 × 27, ऐसे फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर जैसे 2/3 हो और होल ⁻² हो तो 2 की भी पावर 2 और 3 की भी पावर 2, मतलब 4/9। तो ये कुछ बेसिक रूल है एक्सपोनेंट और पावर्स के, तो वो तुम्हें ध्यान रखने हैं ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, हैंड रेज करो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो तुम फटाफट इसको ट्राई कर लो। देखो हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + 2, इसका मतलब a⁵ और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ब्रैकेट की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पर a³ इंटू b³ आएगा, प्लस साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, है ना। यहाँ पर भी a³ अपॉन b³। चेक करो, कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। कुछ ट्राई और सेल्फ है वो तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे, ट्राई कर लेना। तो अपना नंबर सिस्टम खत्म हो गया, अलजेब्रा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद रखने। देखो रेक्टेंगल जो होता है वो ये वाला शेप है, ठीक है। रेक्टेंगल में ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसका एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर इसकी साइड्स का सम होता है टोटल, है ना। जैसे मान लो ये 8 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 इंटू लेंथ हो गई हमारे पास 8, ब्रेथ हो गया हमारे पास 2, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर। अगर मान लो ये मीटर में है तो, और इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा तो लेंथ 8 इंटू 2 मतलब 16 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ इलिस्ट्रेशन है, तुम लोग ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आएगा तो अपन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तुम्हें ना पीडीएफ मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। ये और भी वो सेम है,
तो मैं अब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। इसमें तुमने एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्वायर क्या होता है? ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो साइड का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर करना है तो 4 इंटू साइड्स मतलब 8 को 4 बार जोड़ दो तो 32 मीटर। ये हो गया स्क्वायर की बात। देखो कोई डाउट? पीडीएफ और तुम्हें वही मटेरियल में मिल जाएगा जो इस ऐप में है, जहाँ कंटेंट है ना, वो या फिर इस वीडियो के साथ बंडल बना दूंगा मैं। मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। ओके, इसमें अगर डाउट नहीं है तो मैं, अगर डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पर भी ये इसके स्क्वायर के क्वेश्चन से ट्राई कर लेना। ट्राइंगल की बात करेंगे, है ना। ये 3 साइड का शेप होता है। इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम इसकी हाइट बोलेंगे। ओके, तो ये 3 साइड होगी, ए बी और सी। इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, जैसे अभी मैं मान लो एक ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसका ये बेस जो है वो मान लेते हैं 8 मीटर है, और ये हाइट जो है हम मान लेते हैं 2 मीटर है। तो इसका अगर एरिया मुझे निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। इससे 90 डिग्री पर ये ऊपर वाला वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है, तो ये जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम होता है। मान लो कोई ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ये साइड 4 मीटर, ये साइड 1 मीटर और ये साइड 3 मीटर है, तो टोटल हो जाएगी 4 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 8 मीटर। फिर एक ये हीरोज फॉर्मूला भी है हमारे पास एरिया निकालने का। तो जैसे ये वाले ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे। एस क्या होता है? तीनों साइड्स का सम करके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8/2 मतलब 4। फिर अब यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3। तुम्हारे पास आ जाएगा 4 इंटू, हाँ ये क्या हुआ, 0 कैसे होगा? 4 3 10 4। अच्छा, ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ये क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली हैं तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। हम कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं एक्चुअल में। जैसे 4 3 5 ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एस निकालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एस फाइंड आउट करेंगे। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4/2। तो ये हो गया तुम्हारे पास 12/2 मतलब 6। तो अब इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा। तो 6 इंटू 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4। तो ये टोटल मिला के आ गया 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 36। तो मतलब 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, अगर ये साइड मीटर्स में नापी हुई है तो एक बार चेक करो यहाँ पर कोई डाउट है क्या तुम्हें? तो हमने अब तक रेक्टेंगल देख लिया, स्क्वायर देख लिया और ट्राइंगल देख लिया। ओके, डाउट नहीं है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन से ट्राई कर लेना, है ना, ट्राइंगल पे बेस्ड। सर्कल की हम बात करते हैं। तो ये 2D शेप, अभी तक जितनी भी हम शेप की बात कर रहे हैं सब 2 डायमेंशनल शेप है ना। तो ये आर रेडियस का तुम्हारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो पाई आर स्क्वायर से। सरकमफेरेंस मतलब ये लेंथ। मान लो तुम एक धागा रख लो, इस धागे को ओपन करोगे
तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इसका सरकमफेरेंस 2πr, और ये एरिया, ये अंडर का, ये जो बीच का स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं इसका एरिया। तो मान लो जैसे तुम्हारे पास ये 7 सेंटीमीटर की साइड का कोई सर्कल है, तो इसका एरिया अगर निकालना है तो पाई की वैल्यू 22 है ना, पाई की वैल्यू तुम 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 भी ले सकते हो, इंटू 7 तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल का। चेक करके बताएं कोई डाउट। तो हमने रेक्टेंगल देख लिया, स्क्वायर देख लिया और सर्कल देख लिया। अब तक ये सारे 2D शेप्स हैं जिसके फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए ना। जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, उसका पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स साइड। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, का सरकमफेरेंस होता है 2πr। ओके, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ भी तुम कुछ क्वेश्चन है, देख लेना, कोई डाउट आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा ये, बस फर्क ये है कि रेक्टेंगल के चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ना अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया जैसे एक पैरेललोग्राम, कुछ इस टाइप का शेप। ठीक है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों साइड्स पैरेलल है ऐसे। ठीक, अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो तुम्हें ये बेस पता हो और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, इसको हम इसकी हाइट बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो तुम्हारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया ना, ये साइड मान लो है 8 मीटर और ये दोनों साइड्स मान लेते हैं हम है 2 मीटर। ओके, और ये एंगल हम मान लेते हैं 37 डिग्री। तो ओके ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में अगर मेरे को हाइट पता करनी हो तो ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है मुझको, और साइन 37 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन 37 की वैल्यू होती है, तुमको एक ट्रायंगल ध्यान रखना होगा हमेशा, ये वाला 37 डिग्री वाला, ये 4, 3 और ये 5। यहाँ पर अगर मैं साइन 37 डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू p/2, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 6/5, तो ये हो जाएगा 1.2। ठीक, तो ये वाली साइड जो है वो है 6/5। अब अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम ये मान लेते हैं बेस है इसका 8 और इसकी हाइट है 6/5, तो हम इसको देख सकते हैं 48/5 या 5 9 45 और 3.6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 2 इंटू बेस प्लस साइड, तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम होता है। 8 + 2 10 + 8 18 + 2 20, तो 8 + 2 कर दोगे तो 20 मीटर मीटर इसकी साइड्स आ जाएगी। चेक करो, देखो कोई डाउट है क्या इसमें? अगर डाउट है तो हैंड रेस करेंगे, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक हम रेक्टेंगल देख चुके हैं, स्क्वायर देख चुके हैं, सर्कल देख चुके हैं और ये पैरेललोग्राम। अब मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं एंगेज कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऑलरेडी ये जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो फॉर्मूला तुमको एक बार रिकॉल करना है, रिकॉल कर लें। तो इसके बहुत हमको बीच बीच में बेसिक्स ज़रूरत पड़ेंगी कभी, तो उस वक्त हम इसका यूज़ करने वाले। ओके, तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। अब हम 3D शेप्स पर आ जाते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे 2D की, अब 3 डायमेंशनल शेप्स की बात करते हैं। ओके, उसमें हम लोग ले रहे हैं क्यूब।
क्यूब ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। जैसे ये अगर लेंथ है ए, इसकी ब्रेथ भी ले लो ए, और इसकी हाइट भी ले लो ए, तो ये क्यूब बन जाएगा। ओके, तो अब एग्जांपल के लिए मान लो ये 2 मीटर की साइड का एक क्यूब है। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जो ये स्पेस घेरता है वो इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा साइड का क्यूब, तो मतलब 8 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया, अब देखो इसकी टोटल कितनी सरफेस हो गई। अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो देखो कितनी सरफेस होगी, एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक ये फ्रंट वाली, इसको मैं किसी रेड साइन से दिखा देता हूँ। एक तो ये फ्रंट का और एक बैक का, ठीक है। और दो साइड्स की बात कर लेता हूँ येलो से। ये येलो हुआ नहीं, तो एक जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, दो साइड्स हो गए, लेफ्ट और राइट। और अप एंड डाउन, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। तो टोटल 6 मुझे फेसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर है, जैसे ये 2x2 का था ना, तो ये तुम्हारे पास 2x2 का स्क्वायर है। तो एक साइड का एरिया हो जाएगा 4, ऐसे सारी साइड का एरिया हो जाएगा 4, और कितनी है टोटल 6। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो अब नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूब जैसा ही है, बस फर्क ये है कि इसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, है ना। तो इस तरह का शेप है कोई क्यूबॉइड। इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए, लेंथ इसकी 4 मीटर ले लेते हैं, ब्रेथ इसकी 3 मीटर ले लेते हैं, और हाइट इसकी 2 मीटर ले लेते हैं। इसका वॉल्यूम मतलब जो इसने इसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आएगा। तो 3 टू द 6, 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर क्यूब। 3 मीटर मल्टीप्लाई तो क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया की बात करूं तो यहाँ पर हमको देखो देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो ये फ्रंट वाली साइड है और ये बैक वाली साइड है। ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसकी लेंथ 4 और ब्रेथ और हाइट है इसकी 2। तो ये 4 इंटू 2 मतलब 8 वाला है, तो 8 मीटर स्क्वायर यहाँ है और 8 मीटर स्क्वायर यहाँ है। नेक्स्ट अगर हमको देखें साइड्स, तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। इसमें देखो ये 3/2 का है, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर, मतलब 6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो ये है अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कितने का है, 4/3 का। तो 4/3 मतलब 12 मीटर स्क्वायर, और 12 मीटर स्क्वायर है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास। अब या तो वो ऊपर वाले सारे एरिया को जोड़ दो, या फिर हम लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 4 इंटू 3 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये भी कर सकते हो। तो 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 20, और 26 इंटू 26, और ये हो गया 2 और 52 मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ से भी हम ऐड कर सकते थे चाहें तो, कि 12 और 12 24 हो गए, फिर 6 और 6 12 हो जाता है, प्लस 8 और 8 16 हो जाता है। तो ये अगर हम ऐड करें तो 2 और 1 52, ऐसे भी कर सकते थे। कोई डाउट है तो पूछें, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हैंड रेस कर देंगे अगर कोई डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट हम 3D शेप की बात करेंगे, वो है सिलेंडर।
ओके, सिलेंडर की एक रेडियस होती है, ये मान लो आर सर्कल है, और एक इसकी हाइट होती है, और इसकी एक्सिस हम इसके सेंटर से जाती हुई एक्सिस हम इसको बोलते हैं सिलेंडर की, और इसकी हाइट एच ले लेते हैं। इसका वॉल्यूम मतलब इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं अगर इसकी मान लेता हूँ रेडियस 7 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 22 इंटू 7 करोगे तो 154 इंटू 14 करते हैं अगर हम, तो 6451, तो 6512, तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब एक है इसकी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब देखो इसमें तीन सरफेस नजर आ रही है, ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल, और ये जो है साइड की, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, है ना। अब अगर सिलेंडर को खोलूं तो ये पूरा ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है ये होता है 2 पाई आर, और ये इसकी हाइट हो जाएगी एच। तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली में एक रेक्टेंगल है, तो इसको 2 पाई आर इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं ना, वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 14, 44 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। अब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस के साथ साथ ये ऊपर के दो सर और नीचे का सर्कल भी हमको लेना होगा। तो हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कल का एरिया भी ऐड कर दो। तो तुम अगर इसमें से कॉमन लोगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचता है एच और यहाँ बचता है आर, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, ये 14 + 7। ओके, 7 to 7 कैंसिल करो, ये हो गया 44 इंटू 21, तो 44 इंटू 21, ये हो गया 42924 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्यूब आता है ना, तो यहाँ 3 बार टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, 3 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही, तो स्क्वायर है। तो एक बार चेक करके बताओगे, देखो कोई दिक्कत है क्या, हैंड रेस करना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं कोन की। कोन भी एक 3D कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसे टाइप की। ये नीचे का एक सर्कल है, उसकी रेडियस है आर, ये फिर इसकी कोन की हाइट है एच, और ये वाली जो हाइट है इसको स्लैंट हाइट एल बोलेंगे हम। ओके, अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो तो कोन का वॉल्यूम आ जाता है। ओके, जैसे अगर मान लो इसकी रेडियस में मान लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, हाइट मान लेते हैं हम इसकी 2 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट तो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन 2, चलो स्लांट हाइट हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच, एच अपन ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 6 हो गया, 3 और 6 9, ठीक है।
इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। तो ये हो गया ना, तो 3 टाइम्स 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 7 मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो 308। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये देखो इसमें अब दो चीजें नजर आ रही है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस और एक नीचे का मुझे सर्कल नजर आ रहा है। तो सर्कल को छोड़ करके ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये 2 पाई आर एल से आता है, पाई आर एल से आता है। तो पाई पाई की वैल्यू अपन रख देते हैं 22/7, आर मतलब 7 और एल मतलब 20, तो इसको इससे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया के साथ ये सर्कल का एरिया भी इंक्लूड कर दो, मतलब पाई आर एल में तुम पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दो। इन दोनों में से क्या टर्म कॉमन आ रही है, पाई आर, यहाँ बचता एल प्लस आर। तो 22/7 इंटू 7, 20 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 इंटू 27 करेंगे हम, तो 22 इंटू 27 54 54 495, तो ये हो जाएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक करो पहले, तो तुम्हें कोई अगर डाउट है तो हैंड रेस करो। ओके, डाउट नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया कोन। कोन के बाद एक और जो 3D शेप है वो है स्फेयर। तो ये तुम्हारे पास एक 3D कंस्ट्रक्शन है, जैसे तुम्हारे पास बॉल होती ना, वो स्फेयर है, उसका एक रेडियस होगा आर। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है वो हो गया वॉल्यूम, और इसको हम 4/3 पाई आर क्यूब से बताएंगे। मान लो एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो 4/3 इंटू 22/7 है ना, तो इसका वॉल्यूम अपन ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 कैंसिल करो तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 88 इंटू 49/3, तो 88 इंटू 49 80 और हो गया 35 2 ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4322 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सरफेस एरिया मतलब ये बार बार जो तुम्हें नजर आ रहा है ना पूरा एरिया, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये आता है 4 पाई आर स्क्वायर से, 4 इंटू पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 से 7, तो 7 4 जा 28 और इंटू 22, 28 इंटू 22, 56 इंटू 56, 61, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार चेक करेंगे, यहाँ पर कोई डाउट है तो बताएं। ये तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास मेंसुरेशन खत्म हो गया है ना, कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना। तो आज हमने नंबर 1 एक तो पढ़ लिया नंबर सिस्टम, सेकंड हमने अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले देखे, थर्ड नंबर में हमने मेंसुरेशन देखा। चलो बस आज की क्लास अपन यहीं तक एंड करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।